समस्थिति संतुलन सिद्धांत में अभी आपने पिछले वीडियो में एरी और प्राट के जो विचार थे उनको जाना, जिसमें एरी ने अपनी जो विचार थे उसमें बताया था कि पृथ्वी पर भू संतुलन की स्थिति इसलिए बनी रहती है क्योंकि अधिक घनत्व वाले पदार्थ पर कम घनत्व वाला जो पदार्थ है अर्थात जो महाद्वीप हैं वो कम घनत्व के बने हुए हैं और वो सीमा में जिसका कि घनत्व अधिक है उस पर क्या है टिके हुए हैं। अर्थात अधिक घनत्व द्वारा कम घनत्व वाले पदार्थ का क्या होता है संतुलन होता है। इसके विपरीत प्राट ने कहा था कि भूगर्भ में एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। जो घनत्व में अंतर होता है उस तल के ऊपर ही होता है, जिसे उन्होंने क्षतिपूर्ति तल के नाम से संबोधित किया। जबकि एरी ने कहा था कि जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही क्या होगा कम होगा और उतनी ही गहराई में वो क्या होगा अंदर जो मेंटल है उसमें प्रविष्ट होगा। इसी संदर्भ पर आगे भूसंतुलन में जोली के विचार सामने आए। उन्होंने 1925 में अपने विचार व्यक्त किए। जोली ने बताया कि हैफोर्ड, एरी और बॉवी के विचारों में काफ़ी जो समानता है कि समान क्षेत्रफल के नीचे समान पदार्थ के हटने का बात को इन्होंने भी क्या किया स्वीकार किया। जोली ने अपने भू संतुलन के सिद्धांत में बताया कि क्रस्ट के नीचे एक ऐसा बेल्ट पाया जाता है, एक ऐसी मोटी परत पाई जाती है जिसे उन्होंने क्षतिपूर्ति कटिबंध के नाम से संबोधित किया। यहाँ आपको बताता चलूँ कि जहाँ प्राट ने क्षतिपूर्ति तल की बात कही थी, यानी कि एक लाइन है, यहाँ पर जोली उसके विपरीत क्षतिपूर्ति कटिबंध की बात करते हैं जिसकी मोटाई लगभग कितनी है 16 किलोमीटर है। अर्थात हमारा जो क्रस्ट है यानी कि महाद्वीप किसके बने हैं सियाल के बने हैं और वो क्रस्ट है और वो इस 16 किलोमीटर मोटे जिसे हम क्षतिपूर्ति कटिबंध जोली कह रहे हैं उसमें क्या है डूबा हुआ है। आगे वो बताते हैं कि ये जो 16 किलोमीटर मोटा क्षतिपूर्ति कटिबंध है इसका भी घनत्व समान नहीं है। अर्थात इसकी जो विभिन्न भाग हैं उनमें भी जो घनत्व है उसमें क्या पाया जाता है अंतर पाया जाता है। इस कटिबंध में ऊपरी परतों के घनत्व को संतुलित करने वाले पदार्थ का जो वितरण पाया जाता है। जोली का मानना था कि कम सघन सियाल निर्मित महाद्वीप अधिक सघन सीमा में क्या कर रहे हैं तैर रहे हैं। तो जोली भी यहाँ पर इस बात को स्वीकार करते हैं एरी की भांति कि जो महाद्वीप हैं वो सियाल के बने हैं जिनका घनत्व क्या है कम है और वो अधिक घनत्व वाले सीमा में क्या करते हैं तैरते हैं। महाद्वीपों का जो एक बड़ा भाग है बाहर दिखाई देता है उसका लगभग 8 गुना जोली का मानना है कि लगभग उसका 8 गुना वो किसमें है सीमा में धंसा हुआ है उसमें प्रविष्ट है। इस प्रकार जोली भी ये मानते हैं कि जो सियाल के विभिन्न जो भाग हैं वो उसी अनुपात में जो सीमा है जिसका कि घनत्व ज़्यादा है सियाल से उसमें धंसे रहते हैं और जो भाग जितना ऊंचा है वो इस सीमा में उतनी ही गहराई तक क्या होता है प्रविष्ट हुआ रहता है। इस विचार पर आपत्ति यह है कि महाद्वीपों के उच्चतम शिखर की अधिकतम गहराई 31 किलोमीटर होगी, लेकिन इस गहराई पर किसी भी जो ठोस भाग है क्योंकि भूगर्भ में अधिक टेम्परेचर के कारण वो क्या होगा द्रवणांक बिंदु पर पहुंच जाएगा, गलनांक बिंदु पर पहुंच जाएगा, वहाँ पर वो ठोस रूप में नहीं रह सकता। जोली ने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जो क्षतिपूर्ति क्षेत्र है वो उसकी मोटाई लगभग कितनी है 16 किलोमीटर है और जो ऊपर आप देख पा रहे हैं कि समान घनत्व वाला क्षेत्र। तो ये पूरा का पूरा क्या है एक तरह से हम इसको कह सकते हैं सियाल, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो उच्चावचीय स्वरूप हैं जैसे हम बात करें पर्वत, पठार, मैदान और सागर तल, वो इस सियाल के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उनका घनत्व जो क्षतिपूर्ति कटिबंध है उससे क्या होगा कम होगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसकी जड़ें इस क्षतिपूर्ति कटिबंध में जो कि लगभग 16 किलोमीटर मोटा है उतनी ही गहराई तक क्या करती हैं प्रवेश करती हैं। तो जोली ने अपने जो सिद्धांत है उसमें इसी बात को बताया है
कि एक क्षतिपूर्ति तल ना होकर पृथ्वी के नीचे भूगर्भ में एक क्षतिपूर्ति कटिबंध पाया जाता है, जिसमें कि ऊपर स्थित जो विभिन्न प्रकार के भू आकार हैं, महाद्वीप, पठार, मैदान, सागर तली, वो इसमें क्या होते हैं, अपनी जड़ों को प्रविष्ट करके अपने को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में आगे भू संतुलन के संबंध में होम्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए। 1940 में आर्थर होम्स ने एरी के विचारों से अपनी सहमति बताते हुए बताया कि जो ऊंचे भाग हैं वो हल्की पदार्थों से बने होते हैं और संतुलित रहने के लिए गहराई में जो भारी चट्टान है या भारी जो शैल पदार्थ है उसमें क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। होम्स ने जो जोली थे उनके विचारों में थोड़ा सुधार करते हुए बताया कि जो भाग जितना ऊंचा और जटिल होगा उसका भू संतुलन वृहद स्तर तथा क्षेत्रीय आधार पर होगा। यूएसए का कार्डिलेरा, हिमालय, तिब्बत, कुनलून, काराकोरम जैसे जो बड़े बड़े पर्वत समूह हैं उनका संतुलन पृथ्वी की गहराई में काफ़ी नीचे के एक साथ क्या होता है, समायोजित होता है। अर्थात होम्स का भी ये मानना था कि जो अधिक घनत्व वाला पदार्थ है वो कम घनत्व वाले पदार्थ को क्या करता है, एक तरह से संतुलित करता है। इसी में उन्होंने आगे कहा कि इस जो संतुलन है वो स्थानीय रूप से न्यायदर्श समस्थिति की दशा कुछ समय के लिए हो सकती है, परंतु न कि सभी स्थानों पर ये हमेशा के लिए और ना ही समस्त भूतल पर एक साथ संतुलन की अनुकूल स्थिति पाई जाती है। अर्थात इस यहाँ पर इनका ये मानना आता है कि जो धरातल के ऊपर विभिन्न भू आकार हैं उनमें अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं चलती रहती हैं, जिससे उनका जो संतुलन है पृथ्वी के ऊपर वो क्या होता है, एक तरह से बिगड़ जाता है। और उसको संतुलित करने के लिए पृथ्वी के अंदर से कुछ भूगर्भिक घटनाएं होती हैं, हलचलें होती हैं, जिससे वो उनको पुनः क्या करती हैं, संतुलित अवस्था में करती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक तराजू लें और तराजू के दोनों पलड़ों में हम बराबर वजन रख दें और किसी एक तराजू के पलड़े से हम थोड़ा सा वजन हटा के और निकाल लें तो क्या होगा, उस तराजू का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अब उसको वापस उसी अवस्था में, साम्य अवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा, उतना ही वजन फिर से उसमें क्या करना होगा, जितना आपने निकाला है उसी भाग में क्या होगा, रखना होगा, तब वो क्या होगा, बैलेंस होगा। नहीं तो ये जो असंतुलन की स्थिति है इससे कई प्रकार की जो हम ये एक उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं, यही अगर पृथ्वी पर लागू होता है तो हमारी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो भूगर्भिक जो हलचलें हैं उनके माध्यम से कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें आप भूकंप, ज्वालामुखी आदि आग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये सब किसका परिणाम, भू असंतुलन का क्या है, परिणाम है। होम्स ने भूकंपी जो तरंगे हैं उनके आधार पर ये बताने का प्रयास किया था कि भूगर्भ की जो परतें हैं उनकी जो मोटाइयाँ हैं उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। जैसे उन्होंने बताया कि पर्वतीय भागों में सियाल की मोटाई लगभग 40 किलोमीटर है और मैदानी भागों में ये लगभग 12.12 किलोमीटर है, और समुद्र तली में सियाल एक पतली परत के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। तो होम्स का ये मानना था कि महाद्वीपीय भाग सियाल यानी सबस्ट्रेटम यानी कि दुर्बलता मंडल की अधिक घनत्व वाली जो चट्टानें हैं उनके ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। होम्स के अनुसार उन्होंने वास्तविक रूप से इस चीज़ को महसूस भी किया और प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध करने का प्रयास भी किया है कि भूतल पर संतुलन की जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती। अर्थात पूर्ण स्थिति और संतुलन की दशा दृष्टिगत होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से पाई जाती है, जो भाग है वहीं स्थिर रहता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा जो पूर्ण स्थिति और संतुलन की दशा है वो ऐसा लगती है, प्रतीत होती है, दृष्टिगत होती है कि वो संतुलन की अवस्था में, जबकि वास्तविक रूप में वो संतुलित नहीं है। अर्थात उनके अंदर अभी भी समायोजन और संतुलन की जो प्रक्रिया है वो लगातार क्या होती जा रही है, चल रही है। भू संतुलन के संबंध में जो होम्स हैं उन्होंने अपना एक और विचार प्रस्तुत किया था। जैसे अभी चित्र में देखिए आप
कि किस तरह से पृथ्वी के अंदर सीमा में, जिसका कि घनत्व 3.4 है और सियाल का घनत्व 2 दशमलव कितना है 7 है। महाद्वीप, महासागर, पठार, पर्वत पठार मैदान और सागर तली, ये किसके बने हैं? सियाल के बने हैं। और जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही क्या है? कम है। तो हॉम्स भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसकी जड़ें सीमा के अंदर उतनी ही गहराई तक क्या होती हैं? प्रविष्ट हुई पाई जाती हैं, अर्थात उसमें उसकी जड़ें अत्यधिक गहराई तक चली जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि पर्वत पठार मैदान, इनकी जो जड़ें हैं वो सीमा में पर्वतों की तुलना में क्या है? कम है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व भी उतना ही क्या होगा? कम होगा। और उसकी जो जड़ें हैं वो कई गुना जो भूगर्भ है यानी कि सीमा है उसमें क्या होती हैं? फैली रहती हैं। और ये कई गुना जो अंदर जड़ें हैं, यही इसके ऊपर स्थित जो भार है उसको क्या करती हैं? संतुलित करती हैं। तो आप पठार को देखेंगे कि पठार की जो जड़ें हैं वो सीमा के अंदर पर्वतों की तुलना में कम धसी हुई हैं, मैदानों की और भी कम होती हैं और सागर तली की और भी कम होती हैं। तो इस प्रकार जो हॉम्स हैं उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो हमारी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं उनके अंदर जो संतुलन की दशा, स्थायी रूप से उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि स्थायी रूप से संतुलन पाया जाता है, बल्कि उन्होंने कहा है कि संतुलन की जो स्थिति है वो बनती हुई या दिखाई देती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तविक रूप में क्या होता है? अपक्षय और अपरदन के कारण जो विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं या तो उनका भार कम होता है और सागर तली में जाता है तो वहाँ उनका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस अनबैलेंस जो पदार्थ है उसको पुनः ठीक करने के लिए भूगर्भ से कुछ कन्वेंशनल वेव चलती हैं जो पदार्थों को उस स्थान से प्रवाहित करती हैं जहां वो बहुत अधिक एकत्रित हो गया और उस स्थानों की ओर क्या करती है? मूव कराती है जहां उनका रिक्त स्थान हो गया है। तो इस तरह से हॉम्स ने संतुलन की जो दशा है उसको बताने के लिए इस बात को स्पष्ट किया है कि भूगर्भिक जो संवहन तरंगें वो पदार्थों को क्या करती हैं? शिफ्ट करती हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख भी रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों जहाँ से कटाव होता है और मिट्टी समुद्र में जाकर क्या होती है? जमा होती है। वहाँ विभिन्न परतों के रूप में जमा होती है और तली का क्या हो रहा है? देखो आप, धसाव हो रहा है। और इस धसाव से वो इतनी गहराई में चला जाता है जिसे हम बेनिफ मंडल कहते हैं या दुर्बलता मंडल कहते हैं, जहाँ टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा है। उस अधिक तापमान के कारण ये धसी हुई परतें ठोस रूप में नहीं हो पाती हैं और क्या होती हैं? एक पिघल जाती हैं। और ये पिघला हुआ पदार्थ जिसे आप मैग्मा कहते हैं वो ऊपर की ओर संवहन तरंगों के द्वारा क्या होता है? ऊपर उठता है और पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे जाकर क्या होता है? जमा होता है और पर्वतों को फिर से क्या करता है? ऊपर उठाता है। इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है वो लगातार इस पृथ्वी के ऊपर चलती रहती है, जिससे कि सामंजस्य की जो स्थिति है वो क्या होती है? बनी रहती है। और जब ये सामंजस्य बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो तब इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के भूचाल आते हैं। हॉम्स ने आगे जाके एक और बात कही कि जिसे उसने कहा भू संतुलन पुनः समंजन, यानी कि आइसोस्टेटिक रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ किसी जगह से जब हट जाती है तो पुनः उसको उसी जगह पर क्या करना है? स्थापित करना है। और ये सब किसके द्वारा होता है? प्राकृतिक जो मैकेनिज़्म है उसके द्वारा होता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि महाद्वीप और महासागर एक दूसरे के निकट खड़े हैं और उनके भार में समस्थिति है, परंतु महाद्वीपों पर सदा अपरदन होता रहता है और तलछट समुद्रों में क्या होता है? जमा होता रहता है। इसमें महाद्वीपों का भार घट जाता है और महासागरों का भार अधिक हो जाता है। परिणामस्वरूप दोनों के बीच संतुलन की दशा बिगड़ जाती है। अपरदित भाग ऊपर को उठता है और निक्षेप वाला भाग नीचे धंसता है। इसका कारण है कि भूगर्भ में लावा मैग्मा धीरे धीरे अधिक भार वाले क्षेत्र से कम भार वाले क्षेत्र की ओर क्या करता है? खिसकता रहता है। इस प्रक्रिया को भू संतुलन पुनः समंजन कहा गया है।
होम्स के भू संतुलन पुनः समंजन के विचार को आप चित्र में भी समझ पा रहे होंगे किस तरह सागर तली में जो निक्षेप हो रहा है वो अंदर धंसता है और वो एक कन्वेंशनल वेव के द्वारा वापस पर्वतों के नीचे जहाँ पदार्थ का अपरदन हुआ था पुनः वहाँ जाकर क्या करता है उसको जमा करता है।